वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास 12th फर्स्ट बुक है हमारी रेनबो, और रेनबो के थर्ड चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। थर्ड थॉट्स इनफैक्ट जो टाइटल है, पहले हम उसके बारे में समझ लें कि जो थर्ड थॉट है वो थर्ड थॉट एक ईडियम, एक कहावत होती है जो सेकंड थॉट पर बनी हुई है। सेकंड थॉट जो ईडियम है, जो मुहावरा है, वो उस चीज़ के लिए कहते हैं कि जब हम किसी बात को सोचते हैं, विचारते हैं, जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो उसके बारे में जब हम कोई दूसरी बात सोचते हैं और दूसरी बार सोचने के बाद जिस निष्कर्ष, जिस कॉन्क्लूजन पर पहुंचते हैं, उस कॉन्क्लूजन को उस इंग्लिश मुहावरे में कहते हैं सेकंड थॉट। तो राइटर ने उसी सेकंड थॉट नाम का जो मुहावरा है उसको गढ़कर ये टाइटल बनाया थर्ड थॉट। थर्ड थॉट नाम का असल में इंग्लिश में कोई ईडियम नहीं है, लेकिन जो सेकंड थॉट नाम का ईडियम मुहावरा होता है, उस मुहावरे को गढ़कर एक अलग तरीके से राइटर ने ये थर्ड थॉट्स नाम का एक नया ईडियम गढ़ा है। अब ये ईडियम हमें क्या इंडिकेट करता है, तो उसके लिए हम स्टोरी पे आते हैं। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। पैसिव वॉइस के सेंटेंस से राइटर स्टार्टिंग करते हुए बताता है कि असल में जो कहानी है ये राइटर को भी उसके किसी दोस्त ने सुनाई थी। यानी राइटर के द्वारा ये खुद की कहानी सुनी गई नहीं है, मतलब उसके साथ में इंसिडेंट नहीं हुआ, ये कहानी उसको किसी दोस्त ने सुनाई है। सो यहां से हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इसको ध्यान भी रखना है। It is my destiny, said he, to buy in the dearest markets and to sail if I succeed in sailing at all in the cheapest. राइटर का दोस्त राइटर को यह बताता है कि वो अपनी खुशकिस्मती मानता था, या ये कह लो कि उसने अपनी भाग्य में ये बात मान रखी थी कि किसी भी चीज को खरीदना और किसी भी चीज को बेचना, ये उसके लिए मान लो कि एक बहुत ही सफलतापूर्वक काम होता था। वैसे बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं और दूसरों को मुनाफे में बेचते हैं, लेकिन राइटर कहता है कि अगर उसका जो दोस्त था जिसने ये कहानी सुनाई, वो ये कहता है कि अगर वो सस्ते से सस्ती चीज में भी, अगर अपनी चीज को सस्ते में भी बेच लेता था, तो वो इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता मानता था। लोग मुनाफा कमाते हैं किसी चीज को बेचकर, लेकिन हमारे राइटर का जो दोस्त है वो तो किसी चीज को मुनाफे में भी बेच के उसे अपनी सफलता मान लेता था। यानी वो बेचारा फायदा नहीं कमा पाता था, वो एक असफल व्यापारी था। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे। असल में जो राइटर का दोस्त है, वो राइटर का दोस्त कई बार ढेर सारी पिक्चर्स, पेंटिंग खरीदता था, बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल, सजावटी सामान खरीदता था, लेकिन जब वो उनसे बुरी तरीके से बोर हो जाता था, ऊब जाता था, तो वो इन चीजों को बेच देता था। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। लेकिन वो उस सामानों को किसी दुकानदार की तरह नहीं, बल्कि वो अगर उसके सामान को, इन सामानों को कोई खरीदता तो ये उसे अपने ऊपर एक निजी उपकार मानता। यानी वो अपने खरीदार का एहसान मानता कि उस खरीदार ने उसकी उस चीज को सस्ते दामों पे भी खरीद लिया। बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन राइटर के दोस्त ने यह कहा कि यह तो उसकी निजी जीवन था जो हमेशा चलता था। यानी वो महंगे में चीजें खरीदता, सजावटी सामान और ढेर सारी पिक्चर्स, लेकिन जब उसको बेचने निकलता तो वो सस्ते से सस्ते गिरे पड़े दामों में बेचता, और तब भी वो अपने ग्राहकों का एहसान मानता कि भैया इसने सस्ते में भी मेरे से खरीद लिया। लेकिन राइटर का दोस्त आगे बताता है कि एक दिन, लेकिन उसकी किस्मत का एक दिन ऐसा था जो इस नियम का बिल्कुल विपरीत निकला। सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इट परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड। यहां तक कि राइटर का जो दोस्त है उसको इतना जबरदस्त सरप्राइज हुआ, इतना जबरदस्त आश्चर्यचकित हुआ कि उसके दिमाग में बिजली की तरह बात कौंधी। उसके दिमाग में आके लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भाग्य पलटा खा गया। आई एम आफ्टर ऑल डेस्टिन्ड टू बी दैट मोस्ट एनिवेबल थिंग, अ सक्सेसफुल डीलर। क्योंकि राइटर कहता है कि हमेशा एक सक्सेसफुल व्यापारी, एक सफल व्यापारी बनने के लिए हमेशा वो ईर्ष्यालु रहा है। यानी वो हमेशा एक सक्सेसफुल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन कभी भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यापारी नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आया जो इस चीज का अपवाद निकला, यानी उसने ढेर सारा मुनाफा कमाया। कैसे? तो अब कहानी शुरू होती है जो राइटर को उसके दोस्त ने सुनाई है। इट हैपेंड थस, ये घटना किस प्रकार हुई। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्रॉइंग्स।
राइटर कहता है कि यह घटना ऐसे घटी कि एक बार ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग का मतलब बिना किसी मकसद के इधर उधर टहलना, ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप्स का मतलब है पुरातन वस्तुओं की जो दुकान होती है जहां पर एंटीक चीजें मिलती हैं वो, और कैथेड्रल सिटी, असल में कैथेड्रल चर्च होता है किसी भी इलाके का, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा चर्च। तो राइटर कहता है कि उस इलाके का जो सबसे बड़ा चर्च वाला शहर यानी कि जो मुख्य शहर था, वो मुख्य शहर की जो पुरातन वस्तुओं की दुकानें थी वहां बिना किसी मकसद के इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसकी नजर वाटर कलर ड्राइंग जो होती है उनके एक पोर्टफोलियो यानी बड़े लिफाफे पर पड़ी जिन पर ढेर सारी पेंटिंग्स रखी थी। अमॉन्ग विच वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर। तो उसी लिफाफे के अंदर जो ढेर सारी वाटर कलर ड्राइंग्स पड़ी थी उनमें से इसी एक चित्र के ऊपर राइटर की आंख ठहर गई और उसकी आंख ने उसे कहा कि शायद ये ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्राचीन पेंटर टर्नर की बनाई हुई पेंटिंग हो सकती है, संभवतः, पक्का नहीं। इवन इफ एन अर्ली ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, राइटर ने यह बात भी जांच ली कि इस पिक्चर का, इतने बड़े आदमी की बनाई हुई पेंटिंग का इस तरीके से किसी दुकान पर पड़े होना, यह बात तो सिद्ध करता है कि इस पेंटिंग का जो पहला मालिक था वो राइटर की इस बात से ताल्लुक इत्तेफाक नहीं रखता। यानी जो इस पेंटिंग का पहले मालिक रहा होगा उसे लगा कि ये टर्नर की ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, तभी तो वो इस दुकान के अंदर उसे बेच गया, वरना क्यों बेच के जाता। और होप एंड सैड द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बिनीथ इट। या फिर राइटर ये कहता है कि उसका जो मालिक था, पुरानी उस पेंटिंग का जो पुराना मालिक था, वो इस व्यक्ति का जो साइन करा गया था टर्नर का, टर्नर की खासियत ये थी कि वो हमेशा, अगर राइटर राइट हैंड साइड पर पेंटिंग के नीचे साइन करते हैं तो यहां पर जो टर्नर थे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड अपने आधे हस्ताक्षर करते थे। तो जैसे अगर मेरा नाम गौतम सिंह है तो मैं गौतम सिंह पूरा सिग्नेचर करने की बजाय सिर्फ जी बना दूंगा। तो राइटर कहता है कि शायद ये जो दो बातें हैं इससे इस पेंटिंग का पुराना मालिक इत्तेफाक नहीं रखता था और इसीलिए उसने इस पेंटिंग को फर्जी मानकर इस दुकान पर बेच दिया। हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। राइटर दुकान पर गया और बड़े ही एक नाटकीय तरीके से, राइटर का जो दोस्त है उसने बड़ी घृणापस्द मुंह बना के, यानी वो ये जानता है कि टर्नर की पेंटिंग झूठी है, वो बड़ी नफरत दिखाते हुए पूछता है कि भैया इस पेंटिंग के कितने हैं। वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग। दुकानदार भी ये बात जानता था, उसने कहा कि भैया अगर ये ओरिजिनल टर्नर की बनाई हुई पेंटिंग होती तो इसकी कीमत तो लगाना नामुमकिन था। बट लेट अस से 10 शिलिंग्स। लेकिन अगर अब तुम जानते हो कि ये नकली पेंटिंग है और मैं भी जानता हूं तो मैं इसके तुमसे केवल 10 शिलिंग्स लूंगा। 20 जो शिलिंग्स होते हैं उन 20 शिलिंग्स को बनाकर बनता है 1 पाउंड, जो कि ब्रिटेन की करेंसी होती है, और 10 शिलिंग्स हो गया यानी हाफ पाउंड। तो वो कहता है कि मैं हाफ पाउंड में 10 शिलिंग्स में तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, यू कैन हैव इट फॉर दैट। 10 शिलिंग्स में तुम इसे ले जा सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर तुम इस पेंटिंग को ले जाना पसंद नहीं करो तो, बिकॉज क्योंकि आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पेंटिंग को लेकर मैं खुद लंदन जा रहा हूं अगले सप्ताह और वहां किसी विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को दिखा के मैं पता कर लूंगा कि क्या ये वाकई में ओरिजिनल टर्नर है कि नहीं है। आई पॉन्डर्ड। राइटर का जो दोस्त है उसने बड़ी गहराई से विचार करा। पॉन्डर यानी गहराई से सोचना। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। राइटर के दोस्त को इतना गहरा विचार करते देख दुकानदार ने दूसरी चेतावनी दी। उसने कहा मैं आपको पहले बता दूं मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि ये टर्नर की पेंटिंग है। आई गेव हिम 10 शिलिंग्स। लेकिन राइटर का दोस्त जो था उसने फाइनली उसको 10 शिलिंग्स यानी आधा पाउंड दे दिया और वो पेंटिंग खरीद ली। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. लेकिन राइटर कहता है कि पता नहीं क्या एक जबरदस्त साधन मेरे हाथ में पहली बार आया कि मुझे एक खरीदार मिल गया जिसने पूरे 50 पाउंड के अंदर ये पेंटिंग खरीद ली। 50 पाउंड में उसने पेंटिंग बेची, उसमें से उसने 10 शिलिंग्स घटा दिए तो कुल मिला के 49.10 शिलिंग्स उसने कमा लिए एक झटके में। There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with the collectors but in bargaining with my own soul. लेकिन राइटर का दोस्त आगे बताता है कि भले ही उसने 49.10 जो शिलिंग से उसका भारी भरकम मुनाफा कमाया, लेकिन राइटर कहता है कि इस कहानी का जो नैरेटिव, इसका जो सार है, वो सार इस बात पर बसता है कि ये जो बार्गेनिंग, ये जो मोल भाव उसने करा था, ये मोल भाव किसी दुकानदार से नहीं किया गया, ये मोल भाव राइटर के दोस्त ने अपनी खुद की अंतरात्मा से किया। कैसे?
The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds and 10 shillings and was duly elated. लेकिन आगे कहानी अनवरत रखता हुआ राइटर का दोस्त बताता है कि सबसे जबरदस्त तथ्य तो यह भी था कि उसने कुल मिला के अपनी जिंदगी में पहली बार 49 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स का एक भारी भरकम मुनाफा कमाया और वो बहुत ही प्रसन्न था. इलेटेड यानी अति प्रसन्न. आई देन बिगेन टू थिंक. लेकिन जब ये वो इस प्रसन्नता के समुद्र में हिलोरे ले रहा था तभी उसने ये बात सोचनी शुरू करी. The dealer. So my thoughts ran in the little street by the cathedral west door. He ought to participate in this. उसकी दिमाग ने कहा कि वो डीलर, उसने मनी मन सोचा राइटर के दोस्त ने कि वो डीलर जिसने उसको ये पेंटिंग बेची जो कि कैथेड्रल सिटी के वेस्ट दरवाजे की तरफ यानी मुख्य शहर के वेस्ट दरवाजे की तरफ एक छोटी सी गली में अपनी मामूली सी दुकान लगा के बैठता है, यानी एक मामूली सा दुकानदार है, उसको भी राइटर के दोस्त ने माना कि ये जो मोटा मुनाफा उसने कमाया है इसमें उसकी भी कुछ भागीदारी और हिस्सा होना चाहिए. He behaved very well to me and I ought to behave well to him. उसके मन ने, उसके दिमाग ने कहा कि भैया दुकानदार तेरे से बड़े अच्छे से पेश आया, उसने पूरे तेरे को तसल्ली दी कि भैया ये पेंटिंग टर्नर की ओरिजिनल समझ के मत खरीदना, इससे साफ सुथरा ईमानदार व्यक्ति कहां मिलेगा. तो अगर उस दुकानदार ने अच्छे से व्यवहार किया है तो राइटर के दोस्त के मन ने कहा कि उसे भी अच्छा व्यवहार उस दुकानदार के साथ करना चाहिए. इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ. उसके राइटर के दोस्त के मन ने कहा कि आधा हिस्सा यानी 49.10 जो शिलिंग्स उसने कमाई है 10 शिलिंग्स, उसका आधा हिस्सा नेट उसे दुकानदार को देना बनता ही है. Thereupon, इसी बात पर I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, he had turned out to be authentic. तो इसी बात पर विचार करते हुए वो अपने घर की मेज पर बैठा. उसने एक छोटी सी एक पर्ची लिखी. उस पर्ची में लिखा कि पोटेंशियल टर्नर यानी कि संभावित जो पेंटिंग थी टर्नर चित्रकार की, जो दुकानदार को अच्छी तरीके से याद होगी, वो भूला नहीं होगा अभी तक, वो ऑथेंटिक, वो बिल्कुल प्रामाणिक निकली, सच्ची निकली. एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स. और उसने आगे ये लिखा चिट्ठी के अंदर, इसीलिए क्योंकि उसने इतना बड़ा मुनाफा कमाया और पेंटिंग ओरिजिनल निकली, तो उस कमाई का प्रोसीड्स यानी उस मुनाफे का जो आधा हिस्सा है वो बांटते हुए राइटर के दोस्त को बड़ी खुशी हो रही है. एज आई कंसीडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स. उसके राइटर के दोस्त ने लिखा कि क्योंकि मेरा यह मानना है कि आधा हिस्सा आपके साथ बांटे जाना बिल्कुल एकदम उचित और बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से उपयुक्त होगा. हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड. लेकिन जब ये चिट्ठी लिख के राइटर के दोस्त ने पूरी करी तब काफी देर हो चुकी थी और उसके पास में टिकट नहीं था एनवेलप पर चिपकाने का, तो वो सोने के लिए चला गया. एट अबाउट 10:30 AM आई वोक वाइडली अप एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर. राइटर कहता है कि 3:30 बजे रात को 3:30 बजे ये उसकी आदत थी कि वो हर रात को 3:30 बजे उठता था, तो आज भी उठा, बिल्कुल आंखें फाड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गया और जैसा कि उसके जीवन का रिवाज है, परंपरा है, वो अपनी जीवन की गलतियों को याद करने लगा. उसकी एक आदत थी कि वो हर रात को 3:30 बजे जग के अपने जीवन की बेमूर्खताओं को, गलतियों को याद करता था. विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस. राइटर कहता है कि ये जो उसकी आदत है ना, ये कभी भी एकांत में नहीं रह पाती, यानी हर दिन हर रात उसको 3:30 बजे जगना ही पड़ता है. From these, I reached by way of mitigation my recent successful piece of chaffering and put the letter to the dealer under both examination and cross examination. तो जब वो अपनी 3:30 बजे रात को करने वाली आदत से जूझ रहा था, उस पर विचार कर रहा था, तो राइटर कहता है कि जिंदगी में बेवकूफियां इसने इतनी थोक भाव में करी है कि वो हर दिन कोई एक मूर्खता करता है और हर रात 3:30 बजे वो उस मूर्खता पर विचार करता है. तो राइटर कहता है कि जब वो आज 3:30 बजे रात को विचार करने बैठा तो अचानक वो उसी सौदे के ऊपर पहुंचा, उस चिट्ठी के ऊपर पहुंचा जो उसने अपने दुकानदार को लिखी थी. अभी उसने जबरदस्त तरीके से अभी कुछ समय पहले एक जबरदस्त मुनाफा कमाया था. तो यह बात ध्यान में आते ही यानी उसे पता चल गया कि वो एक और बेवकूफी करने जा रहा है. उसने वो लेटर निकाला जो डीलर को लिखा था और उसका परीक्षण करा और फिर पुनः परीक्षण करा. वाई सो माई थॉट्स रैन गिव हिम अप. उसके दिमाग ने उससे सवाल करा कि क्यों भाई आधा हिस्सा क्यों दे दे दुकानदार को. वाई बी क्यूजॉक्टिक. उसके दिमाग ने उसको कहा कि भैया इतना अव्यावहारिक क्यों बन रहा है, इतना इम्प्रैक्टिकल क्यों बन रहा है, क्या ये सब करने की दुनिया रह गई है. दिस इज नो वर्ल्ड फॉर क्यूजॉक्ट्री. उसके दिमाग ने कहा कि भैया ये अव्यावहारिक लोगों की दुनिया नहीं है जो भावनाओं में बह जाते हैं और अपने बदन के कपड़े भी उतार के किसी ठंड में मरते आदमी को दे देते हैं. इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग. फिर उसके
उसके दिमाग ने एक और तर्क दिया। पहला तर्क तो ये दिया कि ये दुनिया अव्यवहारिकता की नहीं है। दूसरा तर्क ये दिया कि भैया ये तो तेरी पारखी आंखें थी जिसने संभावना पहचानी कि वो टर्नर की ड्राइंग हो सकती है, नॉट हिज, ना कि डीलर की आंखों ने पहचानी। ही हैड इंडीड फेल्ड। उसके दिमाग ने कहा कि वो दुकानदार तो इस पेंटिंग को पहचानने में फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस। उसके दिमाग ने उसको कहा कि अरे वो दुकानदार तो अपना काम भी ढंग से नहीं जानता, और जो आदमी काम ढंग से नहीं जानता ये उसकी गलती है ना कि दूसरों की। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड। उसके दिमाग ने कहा कि क्यों भैया इतने मोटे मुनाफे को क्यों फालतू में खराब करना आधा बांट के। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। उसके दिमाग ने तर्क करते हुए कहा कि भैया 10 पाउंड, कुल मिला के जो 49.10 पाउंड है उनमें से केवल जो 10 पाउंड है वो 10 पाउंड वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। 10 पाउंड बहुत होंगे। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी। लेकिन यह फैसला तो कर लिया कि आधे की जगह वो 10 पाउंड देगा, लेकिन नींद जो थी वो अभी भी उसकी आंखों में नहीं आ रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। उसने लघु कथाओं की एक किताब निकाली और एक कहानी पढ़नी शुरू करी। देन आई क्लोज माई आईज अगेन। तो दोबारा फिर उसने आंखें बंद कर ली सोने के लिए। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। लेकिन अगली बार भी वो सोया नहीं, बल्कि वो उसी 10 पाउंड वाली बात के बारे में और डीलर के बारे में सोचने लगा। वाई सो माई थॉट्स रैन सेंड हिम 10 पाउंड। आपके द्वार उसके दिमाग ने फिर तर्क करा कि क्यों भाई 10 पाउंड भी किस हिसाब से दे दे। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर सो सपोर्टिंग एज आई। उसके दिमाग ने कहा कि अरे मूर्ख तू उसको 10 पाउंड तो दे देगा, लेकिन ये जो 10 पाउंड है ये हमेशा के लिए उस दुकानदार के मन में उसके ग्राहकों के प्रति एक गलत भावना छोड़ देंगे। वो ये कहता है कि जितना तू उदार दिल है उतने कभी भी जो बाकी के ग्राहक है वो इतने उदार दिल नहीं होते हैं। यानी जब तू उसको 10 पाउंड का लेटर भेजेगा तो दुकानदार के मन में आस बंध जाएगी कि उसकी दुकान से जो भी सामान बिकता है वो क्या पता 99% ओरिजिनल निकलता होगा, और वो ये उम्मीद करेगा कि बाकी के ग्राहक भी उसको कुछ ना कुछ भेजे। लेकिन राइटर के दोस्त का दिमाग कहता है कि हर ग्राहक तेरे जितना ईमानदार नहीं होता। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड। अगर ये 10 पाउंड इसने राइटर के दोस्त ने उसे भेज दिए तो उसका दिमाग कहता है कि हर रोज वो दुकानदार इसी उम्मीद में बैठेगा कि किसी ना किसी ग्राहक की आज कोई चिट्ठी और 10 पाउंड आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा और वो बुरी तरीके से निराश होगा। एंड देन he will become embittered and go down the vale of tears a miserable creature। और जब इस तरीके से ग्राहक कोई भी पैसे नहीं भेजेंगे राइटर के दोस्त के अलावा तो बुरी तरीके से कड़वाहट से भर जाएगा और फूट फूट कर रोने लगेगा और पूरी तरीके से दुखी हो जाएगा। तो he looked a nice old man too, a pity nay a crime to injure such a nature, no 10 pounds is absurd। तो उसके दिमाग ने कहा कि कितना बूढ़ा अच्छा शान दुकानदार था, लेकिन तेरी इस 10 पाउंड की चिट्ठी मिलने के बाद वो दुखी होगा, फूट फूट के रोएगा, अपने ग्राहकों पर शक करेगा, अपने किस्मत और ग्राहकों को कोसेगा। तो इतने अच्छे आदमी को चोट क्यों पहुंचाना? किसी अच्छे आदमी को चोट पहुंचाना एक क्राइम, एक अपराध की तरह होता है। ये उसके दिमाग ने तर्क दिया। उसके दिमाग ने कहा कि 10 पाउंड इस तरीके से किसी आदमी को भेजना पूरी तरीके से एब्सर्ड यानी कि हास्यास्पद है। 5 वुड बी प्लेंटी। $5 पूरी तरीके से 5 पाउंड पर्याप्त होंगे। 10 वुड पुट हिम अबोव हिमसेल्फ। जबकि 10 पाउंड की रकम उसे भेजी जाए तो वो आदमी अपने खुद के विश्वास से ऊपर उठ जाएगा और पूरी तरीके से अविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again। फिर अगले दिन जब वो सुबह जगता है तो सुबह जगते ही जब वो सुबह अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे तैयार हो रहा होता है तो अचानक उसके मन में फिर वही विचार आता है, यानी 5 पाउंड के बारे में जो उसने रात को डिसाइड किया था। Why should I? So my thought ran directly I had for the first time in my life brought off a financial coup, spoiled it by giving a large part of the profit away। उसके मन ने अब उससे सुबह उठते फिर तर्क किया कि रात को जो तूने 5 पाउंड उस आदमी को देने का, डीलर को देने का फैसला किया है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उसका मन उसको कहता है कि जिंदगी में पहली बार तूने इतना बड़ा आर्थिक मुनाफा कमाया है, फाइनेंशियल कॉप, तो फिर उस आर्थिक मुनाफे को तू $5 5 पाउंड उस आदमी के साथ बांट के बुरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। बिल्कुल गलत है। Was not that flying in the face of the goddess of business, whoever she may be। उसका मन उसको कहता है कि क्या ये व्यापार की देवी का अपमान नहीं है? व्यापार की देवी तेरे सामने खड़े होकर तुझे आशीर्वाद दे रही है, एक मोटा आर्थिक मुनाफा दे रही है, और तू उस आर्थिक मुनाफे के हिस्से को इधर उधर चीथड़ों में बांट बांट के व्यापार की देवी का अपमान कर रहा है। यहां पर वो थोड़ा मजाक के ढंग में ये भी कहता है कि उसे ये नहीं पता कि असल में व्यापार की देवी होती भी है कि नहीं होती भी है, लेकिन वो ये कहता है कि जब सारे देवी देवता होते हैं तो व्यापार की भी तो कोई देवी होगी। तो वो इसका मन उसको कहता है कि व्यापार की देवी के मुंह पे तू उसकी बेइज्जती कर देगा।
Was it not asking her to disregarded me only a day or so after we had at last got on terms? उसका मन उसको कहता है कि क्या ये व्यापार की देवी का अपमान नहीं करना होगा, जिसने अभी तेरे को 1 या 2 दिन पहले अपने प्रसाद से, अपने आशीर्वाद से नवाजा है। अभी तो उन्होंने 1-2 दिन पहले तेरे को आशीर्वाद दिया और तू उस आशीर्वाद को लोगों में बांट रहा है। देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमेन स्क्रॉन्ड। उसके मन ने कहा कि अरे व्यापार की देवी नाराज हो गई ना तो बहुत बुरी तरीके से पछताएगा, क्योंकि वैसे भी व्यापार की अगर देवी होती है और औरत नाराज हो जाए तो बोले औरत के गुस्से से बिना बुरा तो कुछ भी नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। उसने कहा कि अरे व्यापार की देवी अगर तेरे से नाराज हो गई तो समझ ले तेरा अंत हो जाएगा, यानी तेरे व्यापार का जो करियर है, जो भविष्य है, वो पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। City magnates are successful probably just because they don't do these foolish impulsive things. उसके मन ने कहा जो सिटी मैग्नेट्स यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो इस तरीके से संभवतः तेरी तरह बेवकूफी की हरकतें नहीं करते हैं। फुलिश इंपल्सिव थिंग, इंपल्सिव यानी भावनात्मक। तो उसका मन अब की बार उसको यह तर्क भी देता है कि जो व्यापारी होते हैं शहर के बड़े बड़े वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुक हरकतें नहीं करते हैं, यानी कि अपना हिस्सा बांटने की। इंपल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। उसका मन एक व्यापारिक उदाहरण देता है। एक कहावत कहता है कि जो भावनाएं होती हैं वो सफल व्यवसाय की दुश्मन होती है, यानी जो आदमी भावनात्मक हो गया वो आदमी कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इफ I am to make any kind of figure in this new role of fine art speculator, so my thoughts continued. I must control my feelings. उसके मन ने, दिमाग ने उसको चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तू फाइन आर्ट का सबसे अच्छा स्पेक्युलेटर यानी पारखी बनना चाहता है तो तेरे को इस प्रकार की अपनी जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करना होगा। अगर तू इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया तो तू कभी भी आधुनिक जो कला है उसका एक पारखी नहीं बन पाएगा। नो 5 पाउंड इज एब्सर्ड। तो उसके मन ने कहा इन सारी दलीलों को देने के बाद कि 5 पाउंड उस आदमी को देना पूरी तरीके से हास्यास्पद है। अ डॉसेर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। तो एक जो 1 पाउंड की जो रकम है वो रकम उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से पर्याप्त होगी। इट विल बी नथिंग टू मी। 1 पाउंड से उसका मन कहता है कि तेरे मुनाफे को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और एट एनी रेट नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ कोयल एंड मैना फ्रॉम द क्लियर स्काई टू द डीलर। यहां पर एक उसने दे रखा है, एक ईडियम, एक कहावत दे रखी है, क्विल एंड मैना फ्रॉम द क्लियर स्काई। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो उसका मन उसको एक दलील देता है कि 1 पाउंड अगर तू उस डीलर को देगा तो तेरी भारी भरकम रकम जो कि 49 पाउंड और 10 शिलिंग्स की है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घट के कितनी हो जाएगी, 48 पाउंड और 10 शिलिंग्स। और लेकिन जो 1 पाउंड है वो उस आदमी के लिए, दुकानदार के लिए बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा जैसे छप्पर फाड़ के कुछ मिल जाना। डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे कोई नुकसान भी उसे नहीं होगा। अ पाउंड विल बी एम्पल। उसके मन ने कहा कि 1 जो पाउंड है वो पूरी तरीके से एम्पल यानी कि पर्याप्त है। अकम्पेन्ड बाय ए ब्रीफ नोट, लेकिन उस 1 पाउंड के साथ में एक छोटी सी टिप्पणी कार वो भी लिखी जाए, चिट्ठी भी लिखी जाए। द नोट वॉज टू इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्रॉइंग एट ए प्रॉफिट विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड बिलीफ ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, गुड लक शुड बी शेयर। फिर उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में 2 लाइनें लिखी। उसने कहा कि मैंने आपके यहां से जो पेंटिंग खरीदी थी उसमें उसको बेचकर मैंने एक थोड़ा सा मुनाफा कमाया। कितना कमाया ये उसने नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा कि जितना भी मुनाफा कमाया मुझे उसने इतना सक्षम बना दिया कि एक छोटा सा उपहार मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि उसने कारण बताया कि मेरा एक बहुत ही पुराना और एक बहुत ही विचित्र यकीन है, मेरा एक भरोसा है जो बहुत पुराना है और बहुत ही विचित्र है, यानी कि लोग तो ऐसा नहीं करते लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। वो ये है कि जो गुड लक होता है, जो अच्छा भाग्य होता है, वो ये मेरा मानना है कि सबके साथ मिल बांट के रखना चाहिए। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट। राइटर उस चिट्ठी को और 1 पाउंड को अपनी जेब में, पॉकेट में रखता है, हवाले करके एनवलप में डाल के। कंटेनिंग द नोट एंड द चेक व्हेन आई रीच्ड द क्लब फॉर लंच। वो $1 का एक चेक बनाता है बैंक का और उसको और उस चिट्ठी को अपनी पॉकेट में एक लिफाफे में डालकर लंच करने एक क्लब में जाता है। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट। लेकिन जब वो वहां पर लंच करता है और वहां पर बैठकर ताश पत्ती का एक गेम जिसको ब्रिज कहते हैं वो खेलता है, और वो ब्रिज का गेम वो इतना विध्वंसकारी तरीके से खेलता है कि बुरी तरीके से वो 49.10 शिलिंग से हार जाता है। और बाहर निकलने के बाद उसको बड़ा गर्व होता है कि बढ़िया रहा कि अपन ने ये 1 पाउंड भी उसके साथ शेयर नहीं करा, अगर कर देते तो 1 पाउंड भी कम पड़ जाता जुए में।
After all, so my thoughts ran. As I destroyed the envelope and contents, such bargainings are all part of the game. तो जब वो वहां से जुआ घर से बाहर निकलता है तो बाहर आके उसे बड़ा अपने ऊपर गर्व महसूस होता है. उसका दिमाग ये कहता है, वो उस चेक को फाड़ देता है और उस चिट्ठी को भी फाड़ देता है बाहर निकल के. उसका दिमाग कहता है कि ये जो मोलभाव तूने उस दुकानदार से किया था 10 शिलिंग्स में इतना जबरदस्त ओरिजिनल पीस खरीदना, ये केवल एक खेल के बराबर है. बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर. उसका दिमाग उसे नया तर्क देते हुए कहता है कि खरीदना और बेचना ये ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक सीधा सपाट सौदा होता है, एक मामला होता है. द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट. दुकानदार का कर्तव्य क्या होता है? इतने ज्यादा से ज्यादा दाम मांगना, उतने ही ज्यादा से ज्यादा दाम सोचना जितना वो ग्राहक की जेब से लूट खसोट सकता है. एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर. और उस कीमत को चुकाने के बाद, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, उस कीमत को चुकाने के बाद जो ग्राहक होता है उसका दुकानदार के ऊपर और दुकानदार का उस ग्राहक के ऊपर कोई भी एहसान नहीं रहता. द इंसिडेंट इज क्लोज्ड. और ये कहानी यहीं पर खत्म हुई. ईवी लुकास राइटर है. अगेन मैं याद करा दूं कि ईवी लुकास को ये कहानी उनके दोस्त ने सुनाई है. तो यहां पर जो कहानी है वो ये बताती है कि किस तरीके से जब कोई इंसान अच्छे काम करने जाता है, नेकी का, भलाई का, तो वो पहले तो किसी बात के ऊपर सोचता है, लेकिन फिर वो उस भलाई के काम को करने जाता है, वो दूसरी बार सोचता है और फिर वो तीसरी बार सोचता है और फाइनली वो उस नेकी के, अच्छाई को, काम को रद्द ही कर देता है. राइटर कहता है कि यूजुअली इंसान की प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हम उसके बारे में एक बार सोचते हैं. समझदार आदमी यही करता है. और इसी प्रकार जब हम किसी काम को करने से पहले दूसरी बार सोचते हैं तो उसके लिए ईडीएम है सेकंड थॉट. लेकिन ये जो थर्ड थॉट का जो टाइटल राइटर ने गढ़ा है वो सिर्फ ये बताने के लिए है, एक सार्कास्टिक, एक व्यंग्यात्मक तरीके से, कि किस तरीके से राइटर बताता है कि उसका जो एक दोस्त था, जब वो जिंदगी में पहली बार एक मोटा मुनाफा कमाता है और अपने उस मुनाफे कमाने के साथ साथ वो अपने जीवन का सबसे अच्छा काम भी करने जा रहा होता है, अच्छाई को बांटना, नेकी को बांटना. तो लेकिन उसके आड़े में इतनी इंसानी कमजोरियां आ जाती हैं, इतना लालच आ जाता है, इतना सेल्फिश वो बन जाता है कि वो अपने उस काम को छोटा करते करते फाइनली रद्द भी कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी परचूने की दुकान में, किसी किराने की दुकान में लोग घी खरीदने जाते हैं तो अपने खाने के लिए अच्छा ब्रांडेड देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट खरीदते हैं, और जब पूजा के लिए लेने जाते हैं तो भगवान का घी अलग से लेके आते हैं. जब अपने लिए कोई ब्लैंकेट खरीदने जाता है तो बढ़िया से बढ़िया क्रोनियन कंबल 2,500, 3,000, 5,000, 7,000 का खरीदता है. लेकिन जब लोग दान करने देने जाते हैं तो दुकान के बाहर अलग से लिखा होता है कि हमारे यहाँ दान का सामान मिलता है, यानी घटिया क्वालिटी का कंबल, घटिया क्वालिटी के शॉल, घटिया क्वालिटी के तौलिए, ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं और लोग यही खरीदना पसंद करते हैं. तो राइटर इंसान एक ह्यूमन जो कमजोरी है, एक इंसान की कमजोरी वो हमारे सामने लाता है कि किस तरीके से इंसान जब अच्छाई के काम करने जाता है तो उस पर केवल विचार नहीं करता, वो अपने उस विचार के ऊपर फिर विचार करता है और पुनः विचार करता है और फाइनली वो इस अच्छाई के काम को या तो बहुत ही सस्ते और घटिया स्तर पर ले आता है या फिर वो उस काम को पूरी तरीके से रद्द कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम देखेंगे कि लोग सड़कों पर किनारे गर्मियों के मौसम में लोगों को शरबत घोल घोल के पिलाते हैं, लेकिन वही शरबत अगर हम ड्रम के पीछे जाके अच्छी तरीके से हम जांच करें तो पता चलेगा कि वो जो गुलाबी कलर का शरबत उसमें मिला रहे हैं वो कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है, वो रूह अफ़ज़ा दिखने जैसी वाली प्लास्टिक की सस्ती किस्म की पता नहीं कौन सी ब्रांड के बने हुए, ऐसी बिना किसी ब्रांड के बने हुए शरबत होते हैं जिसमें गंदा केमिकल और कलर डाल के और सॉर्बिटॉल डाल के बनाया जाता है. लेकिन खुद के लिए लोग जब पीना चाहते हैं तो 100-150 रुपए की सीधा रूह अफ़ज़ा की बोतल ही खरीदते हैं. तो ये एक इंसान की कमजोरी है जिसको राइटर ने एक कहानी और एक बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करा है. होप सबको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड न्यू वीडियोस. थैंक यू स्टूडेंट्स.